मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे कि इज इट अ टर्फ वॉर बिटवीन देवेंद्र फडणवीस एंड नाना पटोले एज वेल? दोनों ही विदर्भ से आते हैं ओरिजिनली। कांग्रेस इतनी एग्रेसिव थी और नाना पटोले के बारे में बात यही कही जा रही थी कि जो अब तक एक कांग्रेस की कन्वेंशनल लीडरशिप थी, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, देशमुख फैमिली, विलासा देशमुख का तो देहांत हो चुका है, एंड देन हियर कम्स वन फेलो, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, ये वाली जो पॉलिटिक्स है असर्शन वाली, जो एक बार बीजेपी में भी जाके आ गए, है ना, वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, क्योंकि विद इन कांग्रेस इस चीज को लेके बहुत वो है कि साहब दावेदारी किसकी, पाटिल साहब हैं, तमाम लोग हैं, एंड देन कम्स नाना पटोले। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर नाना शायद ये निगोशिएशंस में पहले से नहीं होते तो शायद कांग्रेस को पेपर पे 100 के ऊपर सीटें भी ना मिलती, क्योंकि ये नाना का एग्रेशन है। उन्होंने इस लेवल तक लाके रख दिया कि वो जो सैचुरेशन का लेवल, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे साथ अगर बैठेंगे तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, इस लेवल तक नाना ने आके छोड़ दिया। और ये नाना का अग्रेशन है, वो अभी से नहीं है, वो नाना जब सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट करके चुन के आए थे तब से एग्रेशन है। और वो टिपिकल क्या बोलते हैं, इज अ फाइन मिक्स ऑफ दैट ईस्टर्न विदर्भा का एक ग्रामीण इलाके से आया हुआ लड़का, एकदम डैशिंग, बोलने में कोई ये नहीं, वो वहां कोई ऐसा ये नहीं है, मिंसिंग वर्ड्स वाली कोई बात नहीं है कि सोच के समझ के। और मुझे लगता है उनके अपॉइंटमेंट से उनके क्या बोलेंगे एप्लीकेशन, मैं इसको एप्लीकेशन बोलूंगा कि जो कांग्रेस के, ये तो राहुल गांधी की शायद ये चॉइस थी, तो ये जो राहुल गांधी ने एक जो एप्लीकेशन थ्रू किया है नाना के, तो आई थिंक वो पहले कांग्रेस की जो थोड़ी नीति थी कि नहीं सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, तो उसको थोड़ा उन्होंने छेद दिया है और एक आदमी ऐसा खड़ा कर दिया है कि भाई यानी वो देखो, वो देवेंद्र फडणवीस को दोस्त भी बोलते हैं, देवेंद्र दोस्त, और बोलते हैं मेरा ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल भी है। और उसमें फिर लोगों की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज चालू हो जाती है कि अरे यार ये दोनों दोस्त है, इनकी कुछ सेटिंग ना हो, इन्होंने यहाँ ये बंदे को, वीक बंदे को ये स्ट्रांग बंदे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, इसका जो मार्ग है इसको सुकर कर दिया। तो ये बातें तो होती रहती, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि ये दोनों भी बड़े कट्टर हैं अपने अपने, जिस खेमे में है उस खेमे में। ये आमने सामने आएंगे तो बड़ी अच्छी बात करेंगे, परसों के दिन ही बड़े गले मिले, बहुत अच्छी बात हुई, जोक हुआ, कई एक टेलीविजन के प्रोग्राम में थे दोनों साथ में। लेकिन जब अपने खेमे की बात करनी आती है तो ये किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं दोनों को बहुत नजदीक से जानता हूं, कम से कम 25 साल से। देवेंद्र फडणवीस साहब तो वो 92 में जब पहली बार कारपोरेटर बने थे तो हम जस्ट वो प्रोफेशन में आए थे, तो उनको कारपोरेशन से लेके देखा है। नाना को जब बाद में उनका जो सत्ता पक्ष में होने के बाद भी जो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट बोलना, वो जो विधानसभा में और बाहर बोलने का जो तरीका देखा, तभी समझ में आया कि ये बंदा जहां जाएगा वहां पंगा खड़ा कर देगा। तो हर जगह पंगा खड़ा कर दिया, इतना पंगा खड़ा कर दिया कि मोदी साहब को उनको बोलना पड़ेगा कि भाई ये बहुत हो गया है, अभी इनको जाने दो, तो उनकी भी बड़ी अच्छी तरीके से एग्जिट करा ली। जी, मैं इस पे राजदीप जी ये समझना चाह रहा हूं, ये नाना पटोले के आने से महाराष्ट्र कांग्रेस का सिस्टम और जो कन्वेंशनल पावर स्ट्रक्चर था उसमें किस तरह का डिसरप्शन हुआ है? नहीं, बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ है। और ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ट्रेडिशनली क्या था सौरभ, महाराष्ट्र की कांग्रेस लीडरशिप बिल्कुल एक तरह से मराठों के हाथ में थी। एक बार सुशील कुमार शिंदे ने मुझे बड़ी अच्छी चीज कही, उन्होंने कहा कुछ लोगों को लगा मेरा सरनेम शिंदे है इसलिए मैं मराठा हूं और इसलिए मुझे पहली जगह मिली। बाद में उनको पता चला नहीं मैं मराठा नहीं, मैं दलित समाज से आता हूं। तो इतना डोमिनेशन मराठों का था, पूरी तरह से उनका वर्चस्व था महाराष्ट्र। हालांकि वसंतराव नाईक जैसे नॉन मराठा मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस का, ये नहीं है कि नहीं बने, लेकिन एक डोमिनेशन मराठों का था। उस बीच जब नाना पाटोले आते और कुणबी समाज, आज अभी कुलकर्णी जी ने बात की, धवल ने बात की, कुणबी समाज, आप उसे एक तरह से लिंक कर दीजिए, जो कुर्मी वगैरह जो आपके उत्तर भारत में आते हैं, जो पेजेंट कल्टीवेटर होते हैं लेकिन ज्यादा बड़ी जमीन नहीं होती है। नाना पाटोले ने एक तरह से बाहर से आकर, उन्होंने एक बार प्रफुल्ल पटेल को हराया है चुनाव में, भंडारा से चुनाव में उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को भी हराया है।
उन्होंने एक तरह से एक अग्रेशन लाया और उस ट्रेडिशनल मराठा पॉलिटिक्स को डिसरप्ट करके एक अग्रेसिव ग्राउंड पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। अपने एक तरह से मैं आपको एक बताऊं, ये जो इनकी सीट शेयरिंग की मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरह से नाना पाटोले ने हमने बात की, सीधा उन्होंने संजय राउत को कहा, अरे आपको कितनी सीटें आएंगी संजय राउत जी, आप क्या बात करते हैं, आपको 100 सीटें चाहिए, आपको है ही नहीं उतनी ताकत ही नहीं है आप शिवसेना में। अब इस तरह की डायरेक्ट बात कांग्रेस के नेता नहीं करते, जो अब शरद पवार हो या ज्यादातर हो, वो सबको एक तरह से साथ लेकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। नाना पाटोले ने डायरेक्ट संजय राउत को कन्फ्रंट किया, फिर संजय राउत ने वॉकआउट किया और कहा कि मैं पाटोले जी के साथ बात ही नहीं करूंगा। तो ये जो नाना की स्टाइल है, दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल कांग्रेस स्टाइल। जो मुझे कहा गया, अब लोकसभा जब चुनाव हुए तब एक मीटिंग हुई खरगे जी के घर में, उसमें नाना पाटोले ने, मुझे जूम में या फेस टू फेस हुई, लेकिन उन्होंने खरगे जी को डायरेक्टली कहा, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को 17 में से 14-15 सीट आ रही हैं। फिर बाकी नेता कुछ हंसने लगे और कह रहे, पाटोले जी सच बताइए कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस को, 17 आप लड़ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं 15? मैं चैलेंज देता हूं आप लोगों को, आप क्या जानते हैं दिल्ली में बैठकर, आपको महाराष्ट्र की जमीन मालूम नहीं है। अब इस तरह की बात करना कांग्रेस में तो बहुत कम नेता करते हैं, खासकर की स्टेट लीडर। और जब 13 चुनकर आए तो नाना ने सबको कहा कि देखिए, ये कांग्रेस के दिल्ली वाले जो बैठते हैं उनको जमीन की के बारे में मालूम ही नहीं है, मैंने उनको बताया था कि हमें 13, 14, 15 सीटें आ सकती है। तो नाना पाटोले ने एक नई तरह की राजनीति कांग्रेस में लाने की कोशिश की है, वेरी डायरेक्ट, बगैर भय के। कांग्रेस में यह कहा जाता था सबकी एक साठ गांठ होती है, आप भले ही विपक्ष में हो सरकार में हो, आपकी किसी ना किसी के साथ डीलिंग होती है। नाना ने एक इंप्रेशन तय किए कि मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा, क्योंकि जब उनको अध्यक्ष भी बनाया गया, आप जानते होंगे वो स्पीकर थे महाराष्ट्र के असेंबली में, और फिर अचानक रेजिग्नेशन दे देते हैं और किसी को, बाकी जो सहयोगी दल थे कांग्रेस के, उनको पता भी नहीं चला था और इस पर बड़े सवाल उठे थे किस तरह, लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से उनको प्रमोट किया है। और राहुल गांधी का कहना है कि नाना जैसे नेता कम से कम अग्रेसिवली बीजेपी को टक्कर देंगे। हालांकि वो खुद बीजेपी में थे जैसे आपने कहा, लेकिन उनकी एक छवि बन गई है कि एक ऐसे नेता है जो बगैर भय के बीजेपी को टक्कर देंगे। इसमें वो जो कांग्रेस पुरानी सिस्टम है उसको एक तरह से डिसरप्ट किया है। एक और दिलचस्प बात मैं कहूंगा, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस सिस्टम, लेकिन आपने राम नाईक का जिक्र किया था, और एक नाम मुझे अभी याद आया, पुरानी यादें, धर्मचंद चोरडिया, ये पुराने जो बीजेपी के नेता थे, उस सिस्टम में भी डिसरप्शन हुआ है। अब आप सोचिए, राम नाईक पहली बार बोरीवली में 78 में जीते थे। अब वो ऐसे व्यक्ति थे, अपना वही कुर्ता पजामा पहन के, रेलवे पर उनका इंटरेस्ट। अब उस तरह के नेता भाजपा में भी नहीं है। भाजपा में भी अब सब कई नेता हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिर वो मंगल प्रभात लोधा हो या अन्य नेता हो, आप उनके एसेट्स देखिए। आज किसी ने मुझे एसेट्स भेजे हैं, 5 साल में कितने एसेट्स कितने नेताओं के बढ़े हैं महाराष्ट्र में। जिसके एसेट्स 20 करोड़ थे वो 120 करोड़ हो गए हैं, कुछ लोग के जो 15 करोड़ थे 80 करोड़ हो गए हैं। यानी कंप्लीट चेंज। भाजपा जिनके 500 थे उनके 3,500 हो गए। हाँ, एक जिनके 500 थे उनके 3,500 हो गए तकरीबन। हाँ, वो कोई शाह हैं, उनके तो 3,500 हो गए हैं। अब आप सोचिए कितने 5 साल में महाराष्ट्र में, बाकी देश में लोगों को कोविड वगैरह से बहुत परेशानी हुई है, फिर वो छोटा का बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स हैज बिकम द बेस्ट बिजनेस टू गो इन, पर्टिकुलरली अगर आप रूलिंग पार्टी से जुड़ जाए। तो ये जो एक फर्क, मैंने क्योंकि आपने नाना की बात की, लेकिन मुझे लगता है हमें वो भी देखना चाहिए कि बीजेपी में भी और बाकी पार्टियों में भी किस तरह के नए नेता उभर के, इट हैज बिकम अ बिजनेस सैडली। और किसी ने सही कहा, ये बिजनेस गंदा है पर धंधा है। इस तरह के महाराष्ट्र की राजनीति हो गई जो पहले नहीं थी। मुंबई में जाइए, कहीं भी जाइए, और कई जो बगावत हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि पुराने कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा क्या होगा, हम आप स्थानीय लोगों को इग्नोर करते हैं और केवल पैसे वाले और धन के बल पर आप टिकट दे रहे हैं।
तो महाराष्ट्र में और इस बीच में जब नाना जैसे नेता आते हैं, कम से कम कई कांग्रेस के कार्यकर्ता सोचते हैं यार कम से कम ये दम तो दिखा रहा है, तो कांग्रेस के लिए एक नया तरीके का नेता है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जब आए, उन्होंने भी अपनी सिस्टम डिसरप्ट की, बीजेपी की जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी कि मैं भी अग्रेसिव, ये अग्रेशन एक तरह से देवेंद्र फडणवीस और नाना पाटोले अपनी अपनी पार्टियों में लाया है। लेकिन इस चुनाव में सौरभ अगर सच बताए तो सच बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी घिनौनी हो गई है, और उसका इस बात से एक है कि सब कुछ है, इज ऑल अबाउट डील मेकिंग।